नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो दो इशू हम डिस्कस करेंगे। रिपीट हो रहे हैं इशू यहाँ पर। ओकस का इशू हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से ओकस है। और क्लाइमेट चेंज, वैसे तो देखो क्लाइमेट चेंज भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है, लेकिन इसमें ना काफ़ी सारा ऐसा डेटा है जो इसलिए इस्तेमाल हो सकता है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से इंडिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इसमें काफ़ी सारा डेटा है जो आंसर्स में यूज़ हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित, क्योंकि हिंदू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे तो वहाँ से आर्टिकल उठाते हैं। इंपॉर्टेंट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटैम्प्ट करना है। व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? ए सेल्फ सस्टेनिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ द पोटेंशियल टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? और अगर देखो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ सस्टेनिंग है तो इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का। इस लाइन पर आपको कमेंट करना है। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सोशल एंटरप्रेन्योर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार के मेंस में यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो पहले से इमर्ज हो चुका था, लेकिन इंडिया में कोविड-19 के दौरान बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज होकर आए। होते कौन है सोशल एंटरप्रेन्योर्स? एक सोशल एंटरप्रेन्योर देखो वो पर्सन होता है जो कोई नई एप्लीकेशन लेके आता है और उस एप्लीकेशन के अंदर पोटेंशियल होता है कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे देश में गर्ल एजुकेशन से संबंधित दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है, यानी बॉयज़ के अपेक्षाकृत कम गर्ल्स स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में एडमिशन लेती हैं। तो कोई पर्सन है जिसका नाम है एक्स देखो कोई ऐसा सॉल्यूशन लेके आता है जिससे गर्ल्स का जो इनरोलमेंट है स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में बढ़ जाता है। बेशक देखो एक्स जो सॉल्यूशन लेके आता है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, यानी एक्स का मकसद थोड़ा बहुत पैसा कमाना भी हो सकता है, लेकिन उस सॉल्यूशन से अगर सोशल प्रॉब्लम दूर होती है ना, तो फिर ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है। लेकिन देखो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एक चीज़ ये याद रखिएगा, ये पूरी तरह से प्रॉफिटेबल इनिशिएटिव नहीं होता। जो प्रॉफिट होता है वो एंटरप्रेन्योर फिर से इसी काज में लगा देता है। जैसे कोई सॉल्यूशन अगर एक्स लेके आता है जिससे गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट होती है, तो उसको जो प्रॉफिट भी होता है ना, वो फिर से उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर देता है इसी काज में, यानी गर्ल्स एजुकेशन में। समझ गए अब आप मतलब क्या होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का? सोशल एंटरप्रेन्योर मतलब ऐसा पर्सन जो कोई नई एप्लीकेशन लेके आता है जिससे कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम का समाधान निकले। सोशल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क लेने को तैयार होता है सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। अब देखो जो ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये एनजीओ से अलग होते हैं। एनजीओ तो फंडिंग प्राप्त करते हैं, पैसा लगा देते हैं, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप खुद से कुछ मतलब प्रॉफिटेबल भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस प्रॉफिट को फिर से लगा दें वो उसी सोशल काज में। कोविड-19 के दौरान हमने देखा बहुत से लोगों ने थोड़े बहुत जो रिसोर्सेज थे उनको मोबिलाइज किया, अवेयरनेस फैलाई कोविड-19 के बारे में, घर घर खाना पहुंचाया, कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स बिल्ड किए गए, टेस्टिंग को फैसिलिटेट किया। मतलब ये सारे काम बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने किए। तो अब देखो आवश्यकता ये है कि सरकार भी इन सोशल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करे। शुरू में सोशल एंटरप्रेन्योर्स के कुछ सिग्निफिकेंस या फिर फीचर्स हम जान लेते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स का देखो फोकस सोशल प्रॉब्लम्स पे होता है। मतलब जैसे एप्पल है, एप्पल का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है ना, वो लग्जरी आइटम है एप्पल का फ़ोन। एप्पल बेचती है अपना फ़ोन और पैसा कमाती है। अब उस पैसे को वो मर्जी कहीं पर इन्वेस्ट करें, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स का फोकस सोशल प्रॉब्लम्स पर होता है। ये सोशल सेक्टर में एक चेंज एजेंट का काम करते हैं। ना सिर्फ सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं, बल्कि लाखों लोगों को इंस्पायर भी करते हैं कि आप भी इसी काज में अपनी भूमिका निभाइए, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। देखो सोशल एंटरप्रेन्योर्स बाकी लोगों की तरह यूँ नहीं बोलते कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं। नहीं, वो इनिशिएटिव लेते हैं और उनका डेडिकेशन सोशल काज की तरफ होता है और थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट कमाते हैं, उसी को एज ए रिसोर्स वो इस्तेमाल करते हैं फर्दर अपने उसी काज की तरफ जिसका
दूर करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। समझ गए? बाकी लोग तो बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स ये सब बातें बहाने नहीं बनाते, वो ग्राउंड पर कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोशल एंटरप्रेन्योर का, मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के सिटीजन हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया, ग्रामीण बैंक, जिसके तहत देखो उन्होंने छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए। अब देखो, वो लोग जिनका ना इनकम लेवल कम होता है, जिनको आसानी से लोन नहीं मिल पाता, लेकिन छोटा सा बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए उनको लोन की आवश्यकता होती है, तो मोहम्मद यूनुस के इस इनिशिएटिव से ना इवन गरीब लोगों को भी लोन मिलना स्टार्ट हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि जो लोन दिया गया था मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक ने वो फ्री में दिया था, नहीं। अब इंटरेस्ट तो चार्ज कर ही रहे थे ना ये लोग, लेकिन इंटरेस्ट जो प्राप्त हुआ, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, फिर से और ज़्यादा ब्रांच खोल ली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। मतलब फोकस उनका सोशल प्रॉब्लम पर था कि वो लोग जो लोन नहीं अवेल कर पाते उनको लोन मिले, उनका इनकम लेवल इंक्रीज हो। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 2006 में इसके लिए। हमारे देश में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे देखो इला भट्ट ने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन इस्टेब्लिश की, जिससे बहुत से महिलाओं को रोजगार मिला। बुनकर रॉय, जिन्होंने बेयरफुट कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। ये देखो रूरल कम्युनिटीज़ में काम करते हैं ताकि लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके। हरीश हांडे, इन्होंने सोलर पावर टेक्नोलॉजी की दिशा में काम किया ताकि ग्रामीण इलाकों में लोग बिना बिजली के नहीं रहें, सोलर पैनल्स उनके पास हों और वो बिजली को एक्सेस कर सकें। तो बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में हैं, लेकिन देखो इनको ना सरकार को प्रमोट करने की आवश्यकता है। कैसे प्रमोट कर सकती है? सबसे पहले तो आप सोशल एंटरप्राइज को डिफाइन करो। हमारे देश में कोई डेफिनेशन नहीं है खास, और इतनी जागरूकता भी नहीं है कि हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है। मतलब ज़्यादातर लोगों का फोकस बिजनेस पर ही होता है, प्रॉफिट पर ही होता है, या फिर होता है तो सोशल प्रॉब्लम्स पर ही होता है, वो फिर फंडिंग मांगते हैं। लेकिन बिजनेस प्लस सोसाइटी, दोनों को आप कंबाइन करो ना, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आता है कि आप बिजनेस तो करो, लेकिन बिजनेस में आपका फोकस सोशल प्रॉब्लम पर होना चाहिए। तो यूनाइटेड किंगडम का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, इन्होंने देखो सोशल एंटरप्राइज को डिफाइन किया है, ए बिजनेस विद प्राइमरली सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसका फोकस सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर है और जिसमें सरप्लस अगर पैदा होता है, प्रॉफिट अगर होता है, तो उसको इसी पर्पज के लिए, उसी सोशल प्रॉब्लम के लिए री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। समझ गए? और क्या कर सकती है सरकार? सोशल एंटरप्राइज तो मान लीजिए डिफाइन कर दिया, और सरकार देखो ये कर सकती है, कोई स्पेशल मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट बना सकती है। अगर सरकार को लगता है कि स्पेशल मिनिस्ट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम नीति आयोग को दे दो ना ये काम, कि भैया नीति आयोग को बोल दो आपको सोशल एंटरप्राइजेस हमारे देश में प्रमोट करनी है। और क्या कर सकती है सरकार? सरकार देखो CSR यानी बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, जिनको अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज 2% जो है वो सोशल काज में लगाना होता है, चैरिटी में देना होता है, तो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक प्रोविज़न ये किया जा सकता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को CSR के तहत जो खर्च करना है ना, वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को भी पैसा दे सकते हैं। एक ये भी प्रोविज़न हो सकता है जिससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स छोटे छोटे सोशल एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा फंडिंग दे दें और सोशल एंटरप्रेन्योर्स अपना काम चला लें, क्योंकि उनके पास ना कैपिटल की बहुत कमी होती है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार की एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में सिर्फ फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप्स को लोन मिलता है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में नॉट फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप्स को भी लोन मिले, ऐसा प्रोविजन सरकार के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा FCRA एक्ट है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब देखो कोई पर्सन बाहर से अगर डोनेशन लेना चाहता है दूसरे देशों से, सोनू सूद भी इसमें फंस गए, मतलब उन्होंने FCRA के प्रोविजंस का उल्लंघन किया, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप है। तो जो ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनके लिए FCRA की जो रूल्स हैं वो थोड़े आसान बना दो, ताकि वो दूसरे देशों से आसानी से लोन ले सकें। देखो ग्लोबल लेवल पे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी ऐसी होती हैं जो ऐसे सोशल काज के लिए डोनेट करना चाहती हैं, लेकिन हमारे देश में FCRA की जो रूल्स हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकार ये रूल जो है थोड़ा आसान बना दे, ऐसा प्रोविजन सरकार के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है इज द बिडिंग प्रोसेस फॉर सोशल प्रोजेक्ट्स। देखो ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स है ना, बहुत बार खास करके छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ये ग्राउंड लेवल पर इवन सरकार के प्रोजेक्ट्स के लिए भी बिडिंग करती हैं।
तो इनके लिए सरकार बीडिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा आसान कर सकती है। सबसे लास्ट में रिकॉग्नाइज देयर वर्क। पिछले 10 सालों से शाव फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड द जुबिलियंट भारतीय फाउंडेशन, ये ना हर साल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अवार्ड देती हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड, ये अवार्ड किसी एंटरप्रेन्योर को मिलता है, सोशल एंटरप्रेन्योर को, तो उसको मोटिवेशन मिलता है। ये चीज़ तो देखो आप भी कीजिए। आपको दुनिया में कभी भी लगे ना कोई पर्सन अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है तो ऑलवेज मोटिवेट हिम और हर, क्योंकि आपका मोटिवेशन उसके लिए एक बूस्ट का काम कर सकता है। सबसे लास्ट में कंक्लूजन है। कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है, ये समय की आवश्यकता है कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम एक अच्छा इकोसिस्टम नरिश करें ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल एंटरप्रेन्योर हमारे देश में बने और सोशल एविल्स यानी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में ना बहुत सारा डेटा दिया जाता है, कैसे मतलब फोकस किया जाता है इंडियन रीजन पर, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडियन रीजन में। जैसे देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक रिपोर्ट जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, ये रिपोर्ट कहती है 1901 से लेकर 2018 के बीच इंडिया में जो टेम्परेचर है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और ये जो पिछला डेकेड था ना 2010 से लेकर 2019 के बीच ये हॉटेस्ट डेकेड था। इसमें जो टेम्परेचर था वो एवरेज से 0.36 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। हीट वेव्स पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा आने लगी हैं और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस के कम होने का अभी फ़िलहाल कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। और देखो जब हीट वेव्स आती है ना इसका असर गरीब लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनके पास एसी हैं, दूसरे साधन उपलब्ध हैं हीट वेव से निपटने के लिए, लेकिन गरीब लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की असेसमेंट ये कहती है कि इस सेंचुरी के अंत होने तक यानी 2100 आने तक इंडिया का जो टेम्परेचर है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो सकता है एवरेज से। इंडिया ने पिछले 2 सालों में 2 मोस्ट एक्सपेंसिव क्लाइमेट डिजास्टर्स को फेस किया है, यानी वर्ल्ड के जो टॉप 10 एक्सपेंसिव क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं ना उनमें से 2 तो अकेले इंडिया में आए हैं पिछले 2 सालों में। कौन कौन से? 2020 में आपको पता है सुपर साइक्लोन अम्फान आया था जिसने पश्चिम बंगाल को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। इससे $13 बिलियन का नुकसान हुआ देश को। और उससे पहले मानसून फ्लड भी देश में आई थी जिससे $10 बिलियन का इंडिया को नुकसान हुआ और 1600 लोगों की जान भी चली गई। और देखो पिछले साल जो मानसून आया था ना ये पिछले 25 सालों में हैवीएस्ट मानसून था। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश मानसून सीजन में पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुई थी। और मानसून की वजह से जो बाढ़ आई ना ये उस साल यानी पिछले साल 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लाइमेट डिजास्टर थी। और इस साल की बात भी कर लीजिए, 2 काफ़ी बड़े साइक्लोन से इंडिया फेस कर चुका है इस साल भी। साइक्लोन तोकते जो वेस्ट कोस्ट से टकराया और साइक्लोन यास जो ईस्ट कोस्ट से टकराया। देखो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार इंडिया में ऐसे लोगों की संख्या इंक्रीज हो रही है जो इंटरनली डिस्प्लेस हो रही हैं, जैसे कोस्टल एरिया को छोड़ के कोई अंदर की तरफ आ गया, या फिर जैसे उत्तराखंड का एग्जांपल ले लीजिए। उत्तराखंड में केदारनाथ फ्लड आई थी 2013 में, उसके बाद उस रीजन में बहुत से लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगहों पर बस चुके हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि केदारनाथ जैसी ट्रेजेडी फिर भी हो सकती है। और 2050 से पहले देखो अनुमान ये है कि रेनफॉल जो है इंडिया में वो 6% इंक्रीज हो जाएगी और टेम्परेचर जो है इंडिया का वो 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कोस्टल इरोजन इंडिया में बढ़ता जा रहा है। समुद्र में पानी के लेवल के लगातार बढ़ने के कारण एक अनुमान के अनुसार 1990 से लेकर 2016 के बीच इंडिया 235 स्क्वायर किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है वो खो चुका है क्योंकि कोस्टल इरोजन हो चुका है। और 2008 से लेकर 2018 के बीच 170 लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनमें से 3.6 मिलियन लोग जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी कोस्टल एरियाज को छोड़ के दूसरी जगहों पर बस चुके हैं। 2020 में जब देखो पश्चिम बंगाल में साइक्लोन अम्फान आया था तो इसकी वजह से ऑलमोस्ट 40 लाख जो लोग हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हो गए, यानी उनको अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा।
इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है 1876 से लेके अभी तक वर्ल्ड में देखो जो 17 सबसे ज़्यादा सीवियर ड्रोट्स आए हैं ना, 8 तो यहीं पर आए हैं डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य आते हैं। 2019 में बहुत सी फैमिलीज़ ने अपना घर यहाँ पर छोड़ दिया वाटर क्राइसिस के कारण। महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, गांव का नाम है हटकरवाड़ी। यहाँ पर देखो पहले 2000 लोग रहा करते थे, अभी सिर्फ 10-15 फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। क्यों? वाटर क्राइसिस यानी ड्रोट। वैसे तो देखो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में इंडिया अच्छा काम कर रहा है। लगातार 2 बार 2020 में भी 21 में भी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का स्थान जो है वो टॉप 10 में आया, यानी इंडिया अच्छा काम कर रहा है। और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में भी इंडिया ने कहा है 2030 आते आते इंडिया जो एमिशंस हैं उसको 2005 के लेवल के हिसाब से देखें तो 33 से 35% कम कर देगा, और 2030 आते आते 40% एनर्जी हमारे देश में जो प्रोड्यूस होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होगी, जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यानी कुछ कुछ तो इंडिया अच्छा काम कर रहा है। फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इस्टेब्लिश किया। तो मतलब देखो कहीं कहीं पर इंडिया का काम अच्छा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहां पर इंडिया को इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है ना, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकना है। तो इंडिया की जो कमिटमेंट्स है ना वो इस टारगेट से कंप्लाई नहीं करती हैं, ऐसा राइटर का बोलना है। इवन इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट्स की हैं कुछ इंडिया नहीं पूरे कर पाएगा। जैसे एक कमिटमेंट इंडिया ने ये की है 2030 आते आते इंडिया 25 मिलियन से लेकर 30 मिलियन हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ करेगा, बट ऐसा होता अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जिस गति से इंडिया चल रहा है संभावना ये है इंडिया अपनी ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएगा। इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं अभी यूके में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 26वीं मीटिंग होगी, इसमें इंडिया के पास मौका है इंडिया अपनी कमिटमेंट्स को इंक्रीज़ कर दे। यानी पहले इंडिया ने जो टारगेट रखा है ना कि हम 40% फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक, इसे 40 के बजाय 50% कर दे या फिर 60% कर दे। यानी जो भी इंडिया के टारगेट्स हैं ना उन टारगेट्स को इंडिया इम्प्रोवाइज़ कर दे, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। राइटर बांग्लादेश के हैं तो वो इंडिया को थोड़ी सीख दे रहे हैं इस आर्टिकल में कि इंडिया को क्या करना चाहिए। उसके बाद राइटर कहते हैं देखो इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा 2027 आते आते, और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो स्टेप होगा, जो एफर्ट्स होंगे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में, उनमें इंडिया का जो पोजीशन है वो यूनिक होगी। इंडिया सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है क्योंकि इंडिया में इतने लोग होंगे 2027 आते आते वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, तो इतने सारे लोग कंज्यूम करेंगे। अब जब कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो देखो क्लाइमेट चेंज भी ज़्यादा होता है। तो इंडिया जो स्टेप लेगा उसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है क्योंकि इंडिया यूनिक पोजीशन में है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 2 ही इश्यूज डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।